जी, मॉर्निंग में उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉडी स्टिफ रहती है, स्कूल जॉब में हूँ, जाने का मन नहीं करता, आने के बाद स्कूल से घर के काम बहुत मुश्किल लगते हैं करने, क्या करें? कोई खास हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, पहली चीज़ मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम होती है, रीज़न आप लेट सो रहे हो। 2 रीज़न हो सकते हैं, आपका काम ही नहीं निपट रहा, ज़रूरी काम है, हस्बैंड लेट आते हैं या कुछ भी, या फिर दूसरा कि काम निपट गया लेकिन फ़ोन एडिक्शन है, बिना मतलब की चीज़ें फ़ोन में रात में सबकी आदत होती है, चलाते रहते हैं। पता ही नहीं चलता कब हमने अपने कीमती नींद के घंटे जो हम अपनी बॉडी को रीसेट करने में यूज़ कर सकते थे, उन्हें हमने फ़ोन में रैंडम रील्स वगैरह देखने में खर्च कर दिया। पहली चीज़ उस पे काम कर लो, जितना हो सके 7 घंटे की नींद आपकी मिल जाए, इतनी कोशिश करो। नींद पूरी होती है तो बॉडी अपने आप एक्टिव रहती है। दूसरी चीज़, आप नींद पूरी ले रहे हो फिर भी सुबह स्टिफनेस है, सुबह पानी ट्राई कर लो, ठंडा मत पियो, गुनगुना या सादा, थोड़ा-सा पी के देखो, फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, ठीक? तीसरी चीज़, काम करने का, स्कूल जाने का मन नहीं करता। देखो, मेन तो वही है कि नींद पूरी नहीं हो रही, आलस आ रहा है। दूसरी चीज़, वहाँ का माहौल आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए आपको आलस आ रहा है। इनमें से देखो असली रीज़न क्या है, उसके ऊपर उस हिसाब से काम करा जाए। चौथी चीज़ कि आने के बाद काम करने का मन नहीं करता। देखो, अगर आपका शेड्यूल ऐसा है, आप चाह के भी टाइम से नहीं सो सकते, है ना? आप देर से उठोगे, आपकी एनर्जी सुबह डाउन रहती है, तो अपना मॉर्निंग शेड्यूल उसी हिसाब से प्लान करो कि मेरी एनर्जी डाउन रहेगी, सर्वाइवल पे रखो अपना टिफ़िन, बच्चों का टिफ़िन, है ना? जो ज़रूरी चीज़ें हैं और वो सब बाकी का जो सफाई का या मैनेजमेंट का या बाकी का जो काम आप छोड़ सकते हो आने के बाद करने के लिए, उस काम को शाम को ही शेड्यूल करो। उससे फ़ायदा ये होगा, काम अब भी आप शाम को निपटा रहे होंगे तब भी, लेकिन आपको एक गिल्ट नहीं रहेगा कि अरे मैंने इतना करना था, आज इतना सही किया है। आपको पता है मैंने जो सोचा था सुबह के लिए वो कर लिया, अब मेरे को ये काम बाकी शाम को ही करना। चाहो तो शाम को हाउस हेल्प भी ले सकते हो क्योंकि आप घर पे होंगे, तो वो आ सकती हैं शाम को और करवा सकती हैं आपके साथ काम। ठीक है? तो ये चीज़ें अपनी एक्चुअली कहना चाहिए, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उसको हमें अगर आइडेंटिफ़ाई करना आ जाए कि असल में दिक्कत हो कहाँ रही है, तो काफ़ी हद तक हम उसको पार भी अपने आप ही लगा लेते हैं। आज हम लेके बैठे हैं एपिसोड 119। इसमें आते हैं ऐसे सवाल जो सुनने में आपको छोटे या सामान्य लगे, लेकिन जो जूझ रहा है उनके लिए वो सामान्य नहीं है, बड़े हैं और उनकी लाइफ उससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर उनको मिलती है एक अप्रोच जो प्रैक्टिकल हो और कारगर हो उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, छोटी-बड़ी, उस चीज़ को यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला, आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इससे सेकंड नेक्स्ट एपिसोड में उन प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश मेरी रहती है। तो आज एपिसोड 119 के सवालों का जवाब ढूँढने के लिए आओ बहन बातें करें। हेलो मैम, मेरा भाई कुछ काम नहीं करता, पूरा दिन घर पे रहता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, कुछ बोलो तो गालियाँ देता है, प्लीज़ बताओ क्या करूँ? देखो, आप हमेशा मैं कहती हूँ किसी को बदल नहीं सकते। आप उसको कह सकते हो, बाकी भाई है, आपकी लाइफ़ आगे जाके अलग हो जाएगी, उसकी लाइफ़ अलग हो जाएगी, आप अपनी लाइफ़ पे कॉन्संट्रेट कीजिए, सदा ज़िंदगी आपको उसके साथ नहीं रहना है, दैट्स इट। हाय दी, एपिसोड 118 में मैंने रूल्स की बात की, कुछ मैंने बना लिए हैं, कुछ मॉम ने बता दिए, कुछ समझ नहीं आते किस रूल को मानूँ और किसको छोड़ दूँ, प्लीज़ हेल्प मी। जो आपके शेड्यूल के साथ जाए और जिसको छोड़ने से आप परेशान हो जाएँ, आपको गिल्ट आए कि भाई मैं नहीं कर पाई और एक्चुअली आपको फ़र्क पड़े, उसको तो मत छोड़ो। लेकिन जो आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब करे या फिर उसको पालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े, इस वजह से आप उसको कंटिन्यू ना कर पाओ, ऐसी चीज़ों को छोड़ दो। रही बात भगवान की पूजा की, श्रद्धा की, देखो सबका सोचना अलग है, लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ तो भगवान केवल आपकी भावना देखते हैं, आपका डिसिप्लिन देखते हैं कि आप हर दम कहना चाहिए, ये नहीं है कि हम उनके मंदिर के आगे खड़े हैं जब, हर टाइम आपको एक फ़ील है कि आपको भगवान देख रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर अपना जीवन जी रहे हो, तो वो ही इंसान की सबसे बड़ी पूजा है। नियम, कायदे ये सब चीज़ें हो जाएँ तो अच्छा, नहीं हो जाएँ तो भी बुरा नहीं है। मेरा सवाल आज ये है कि हर सवाल की यही कहानी है, हर साल की। सावन के महीने में जो सिंदारे वाला सीन चलता है, सब मेरे मायके वाले आकर देना पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड मनी पसंद करते हैं। मतलब वो कहते हैं आने की ज़रूरत नहीं है, रक्षाबंधन पे पैसे ले लिया कर। मैं जानती हूँ इनका रिएक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों एक-दूसरे के खिलाफ हैं, बीच में मैं पिस रही हूँ, मन दुखी होता है। सब 3 साल से चल रहा है। प्लीज़ हेल्प मी डियर, इस सिचुएशन को कैसे डील करूँ? आप इस सिचुएशन में से बीच में से हट जाओ। सिंपल हस्बैंड से बोलो, एक बार ना खुद फ़ोन करके या सामने से बोल दो कि मुझे पैसे चाहिए, आप सामान मत लाया करो।
और मान जाए तो ठीक, नहीं माने ना मैं उनसे कह रही हूँ कि सामान लाओ, ना मैं आपसे कह रही हूँ कि सामान ले लो। जो हो रहा है वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी कर रहे हो, मैं इस सीन में कहीं हुई नहीं। और ना मेरे कहने से वो सुनेंगे, ना मेरे कहने से आप सुन रहे हो। तो जो आ रहा है ठीक है, एक बार बीच में सट जाओ फिर नहीं कोई कहेगा आपको। नेक्स्ट, हेलो दी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, रिप्लाई जरूर करना। मेरे हस्बैंड एनएस से मुक्ति में हैं, नशा मुक्ति होगा, 2 मंथ से बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, खुद नशा मुक्ति में है। अच्छा, भेजा होगा। 2 बच्चे हैं, बेटा 9 साल का, बेटी 11 साल की, इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है, और इन-लॉज हैं जो अलग रहते हैं। खर्चा मेरे इन-लॉज ही देते हैं, बट बोलते नहीं है मुझसे। मैंने हर कोशिश कर ली कि मैं उनके साथ रहूं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है ससुर के पास, बट वो मुझे बहुत ताने मारते हैं कि कुछ नहीं करती दी, मेरी हालत खराब रहती है, डिप्रेशन जैसी। प्लीज रिप्लाई करना। मतलब अगर वो ये ताने मारते हैं कि पैसों के लिए कुछ नहीं करती, तो भैया जॉब पकड़ो, चाहे छोटी से छोटी हो। अगर वो काम की कर रहे हैं तो क्योंकि वो मदद कर रहे हैं जो कुछ भी है, तो थोड़ी सी उनकी मतलब खर्चा दे रहे हैं ना वो, तो वो इसीलिए ताना मार रहे हैं। तो थोड़ी अगर आप उनके अभी तक सेवा नहीं कर रहे तो सेवा कर लो, और अगर पैसों का ताना मार रहे हैं तो चाहे छोटी ही मिले लेकिन जॉब पकड़ लो, ताकि थोड़ा सा स्वाभिमान सा बना रहे। नेक्स्ट, मेरे ससुर ने जो जमीन बिकी उसमें भी, और जो उन्होंने खरीदी थी उसमें भी बहुत धोखा करा है, सब देवर को दे दिया। मेरी सास नहीं है, दादी सास है। मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला, बस अब कहते हैं कि सोचो हमारा कुछ नहीं है, बट मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मरने को मन करता है। सब उनके सारे काम याद आते हैं, दुखी हस्बैंड भी हैं, मैं क्या करूँ, अपने आप को कैसे संभालूं, फैमिली बिजनेस, घर पर प्लॉट भी उन्हें ही दे दिया। हबी कहते हैं कि मम्मी होती तो कुछ कहते, अब कैसे कहूँ। देखो आपके हस्बैंड भी सेम वही चीज कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। दुख होता है अगर हम पहले से उम्मीद लगाए बैठे हों कि इस सब में जितना भी हमें दिख रहा है हमारा भी शेयर है और हमें ना मिले। लेकिन ये तभी होता है जब हम ये मानते हैं कि उसमें हमारा शेयर है। अगर हम ये मान के चलें कि भाई उनका है, हो सकता है वो किसी एक को दे दें। आप क्या कर सकते हो अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए कि भैया जो सेवा वेवा कर रहे थे, जो भी थोड़ा बहुत आप कर रहे थे, अगर गुस्सा है वो भी छोड़ दोगे एंड दैट विल बी ओके, बस। लेकिन आप किसी के पैसे पे वो नहीं कर सकते कि भाई हमारे साथ गलत कर दिया, हमें दिया नहीं। गलत क्या है, अगर आपने, आपके हस्बैंड ने अपनी मेहनत से कुछ बिजनेस खड़ा करा होता, जॉइंट में चल रहा है, लेकिन उसमें मेहनत सारी आपने लगा के खूब पैसा लगाया होता सारा, और काफी हद तक लाइफ का भी एक पार्ट खर्च कर दिया होता, उसके बाद कोई आए और मालिकाना हक लगा के दूसरे को दे दे, वो है टेक्निकली गलत, उसके लिए आप लड़ भी सकते हो। लेकिन हस्बैंड तब नहीं कह सकते, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको भी बस अब सब्र खींचना होगा और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। जो बच्चे, आप कोई सा भी सीन उठा के देख लो, जिनको माँ बाप से धोखा मिलता है ना, उनको ईश्वर बहुत देता है, वो माँ बाप से कहीं ज्यादा। तो आप पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड बहुत लड़ाई मारपीट करते हैं सबके साथ, उसको सुधारने की सारी कोशिश कर ली, नशा मुक्ति लास्ट ऑप्शन था। ये वही है। तो इनको भाई क्या बोलते हैं, अगर देखो मारपीट वाला नशा मुक्ति में तो भेज ही दिया, अगर खाली मारपीट वाला भी है ना, एक आध बार पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए, ताकि थोड़ा सा डर बैठे आदमी में। आप आज कैसे मेकअप किए हैं, प्लीज स्टेप बाय स्टेप बताइए, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चलो देखते हैं, शेयर करेंगे, कोशिश करूंगी, बहुत दिनों से मेकअप वीडियो शूट भी नहीं किया। मैम मैं बहुत बुरी हालत में फंस गई हूँ, इस टाइम मैं पढ़ने के लिए छुट्टी लेकर आई थी ससुराल से, 2 ढाई मंथ की, वो मिल गई, लेकिन अब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं छुट्टी आऊंगा, आर्मी में है वो, अभी जस्ट छुट्टी काट कर गए हैं, फिर उनको यूनिट से बोल रहे हैं अभी जाओ, बाद में मैं पूरे साल छुट्टी नहीं मिलेगी, अब मैं क्या करूं। देख लो भाई, डिपेंड करता है ऐसी सिचुएशन में कि भाई हस्बैंड आ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं, देखो जो हस्बैंड के साथ रहती है उनकी पढ़ाई नहीं होती है ना, तो वो कर सकते हो आप, चले जाओ, बाकी उतनी तो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, आपका और ऐसे है, देखते ही एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है, बिना बात सुने ही हल्का महसूस होने लगता है, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट दी, मेरा टेलरिंग का शॉप है मेरे लाइन में, हमारे पहचान वाले ने टेलरिंग की शॉप डाली है, मैं इस एरिया में 6 साल से हूँ, अभी आए तो मेरे कस्टमर ज्यादा हैं, इसलिए वो बहुत ही किचकिच कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के शॉप वालों को सिखा रहे हैं कि हम उन पे जादू टोना कर रहे हैं। पहले तो हमारे हस्बैंड के खास दोस्त हैं, मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, वो लोग उनसे बात करते हैं, मुझे देख के मुंह फेर देते हैं, क्या करूं प्लीज रिप्लाई। देखो ये तो बिजनेस का वो है, एक गला काट प्रतियोगिता, वो छोटे बड़े हर जगह होती है, आपको इन सब का यूज टू होना पड़ेगा, जस्ट डू योर वर्क एफिशिएंटली, ताकि आपके कस्टमर अगर उनके पास कभी जाए भी तो भी उन्हें यही समझ में आए कि नहीं फर्स्ट वन वाज बेटर।
ठीक, थैंक यू सो मच मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपकी वीडियो में 2 मंथ से देखने लगी हूँ, मुझे सच में बहुत कुछ समझ आया लाइफ में आपकी वजह से। आप सच में अब मेरी लाइफ में वैसे हो जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन की लाइफ में। ओह बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। आईलाइनर लगाना कैसे सीखे? खुद से बिगड़ जाता है, बिगड़ने दो, लेकिन लगाते रहो डेली। जब बिगड़ जाए मुंह धो लो, घर में ही लगाओ, लेकिन डेली लगाओ, आ जाएगा अपने आप। हेलो दी, मेरी जिठानी है, हम साल में 1 बार गांव जाते हैं या फिर शादी में, लेकिन वो कभी कभी अच्छे से बात नहीं करती। ऐसा लगता है आपने नहीं किसी अनजान से घर आए हो बंटवारे के लिए। बोला तो वो नहीं करते, कुछ देते हैं। सास भी उनकी तरफ से बोलती है, 5 साल हो गए बंटवारे के लिए कहते हैं। सास कहती है मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन जब बंटवारे की बात होती है बीच में जरूर बोलती है। मेरे जेठ की भी नीयत बहुत बुरी है, बंटवारा भी नहीं करता और फसल में भी कुछ नहीं देना चाहता। मेरे पति बिना लड़ाई के बंटवारे की सोच रहे हैं। जब भी कहो बंटवारे की तो रोना शुरू कर देता है कि मेरे ऊपर 4 लाख का कर्ज है और ये कर्ज पिछले 8 सालों से है। हमारे सारे परिवार इन दोनों ने इतना कलेश डाला हुआ है कि सारे दुश्मन हो गए हैं। प्लीज रिप्लाई। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो बहन पैसे का, क्योंकि जो तरीका बता रही हो ना, ऐसा बंदा वो देना नहीं चाह रहा। और वो उस पैसे को रोकने के लिए, जब आप सोचोगी ना कि युद्ध स्तर पर बात करें, तब भी वो कुछ भी करके उस पैसे को रोकेगा ही रोकेगा। भूल जाओ कि वहां से कुछ मिलने वाला है, तो हो जाएगा काम। अपनी मुट्ठी वैसे ही मजबूत कर लो। नेक्स्ट दी, मेरा करियर तो ठीक चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस है। अपने कहने पर, आपके कहने पर मेड भी चेंज कर दी। अब जिम, सेल्फ स्टडी, बच्चों की स्टडी पर ध्यान दे पा रही हूँ। हस्बैंड भी अच्छे हैं, फुल सपोर्टिव हैं, प्यार और रिस्पेक्ट खूब करते हैं, बट छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, किसी पर भी। गाली गलौज भी उनकी आदत है। आई हैव एडजस्टेड टू दैट, बट उनका करियर नहीं उठ पा रहा। 11-12 साल हो गए, ऑटोमोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विच कर दिया, बट कोई ढंग की सैलरी नहीं हो रही उनकी। उनको मैं समझाती हूँ तो लेक्चर लगता है। तो आप उनको नहीं समझाओ ना, फ्रस्ट्रेटेड है वो। और औरत की फ्रस्ट्रेशन झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, झेल जाती है। लेकिन आदमी अगर अपने करियर में सफल नहीं है ना, तो वो उतने में ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनकी लाइफ वैसे ही कहना चाहिए झंड है। आप उस पर कोई भी ज्ञान अपना ना दो तो ज्यादा अच्छा। जब वो मांगे सहारा तो दे दो। बाकी जॉब पे हो, फाइनेंशियल अपना सहारा रखो, उनकी इज्जत में कमी मत करो। हो सकता है आगे हो जाए ठीक, है ना। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा एक बेटा है 9 साल का। मुझे डेली 8 आवर्स चाहिए स्टडी करने के लिए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। सारे घर के काम खुद करने पड़ते हैं, नो हेल्पर। हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करते। घर के काम में ड्रिंक करते हैं कभी कभी, और फिर रात को लेट आते हैं, जिससे मैं सुबह 4 बजे उठकर स्टडी नहीं कर पाती। मेरा शेड्यूल सुबह उठकर पढ़ने का खराब हो जाता है। दिन में फिर पूरा टाइम नहीं मिल पाता। घर बार सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। सब्जी लाना, राशन लाना, पीटीएम में जाना, बस ऑफिस या ड्रिंक यही करते हैं। घर के छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं कि स्टडी का प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा। बच्चे को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने में जाती हूँ, उठे ही नहीं सुबह। बेटा भी अब सभी काम के लिए मार्केट में मुझे ही बोलता है। कैसे करूँ मैं घर बेटा स्टडी एक साथ मैनेज? प्लीज रिप्लाई। बहुत 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 ज्यादा टफ है ये चीज। अगर आपके साथ ये चल रहा है तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी जब तक कोई हेल्प ना हो। अगर हस्बैंड नहीं करते, मैनेज कर सकते हो तो एक हाउस हेल्प रखो, है ना, जो छोटे छोटे काम कर दे। और जो ये शॉपिंग का है ना, राशन ये वो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑनलाइन डिलीवरी करो, ताकि वो घर पे जाके देके जाए, कम टाइम लगेगा, है ना। और परफेक्ट हाउसवाइफ वाली रूटीन को बिल्कुल फॉलो करने की कोशिश मत करो। घर को डालो सर्वाइवल मोड पे, जरूरी जरूरी काम निपटा लो, ठीक है ना। ऐसे एकदम हमेशा गेस्ट रेडी घर या इंस्टाग्राम रेडी घर, उसको भूल जाओ। सिंपल अपना घर मैनेज कर लो। 3 टाइम का खाना खा लेते हो तो वो भी 1 टाइम का 2 टाइम चलाओ। इस तरीके से काम करके खींचो टाइम, क्योंकि पढ़ाई हमेशा की उम्र नहीं रहेगी, एक टाइम है ना। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं भी एक टीचर हूँ। मेरे एक मुश्किल हमेशा रही है। हमें कोई काम जॉब साथ में रहकर कमा करने को कहा जाता है, तब सामने वाला बहाना बना के काम से बच जाता है। मैं अकेले पूरा काम कर लेती हूँ। प्रिंसिपल के पास जाती हूँ, तब यही लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं, सब काम उसी ने किया हो। मुझे बहुत बुरा लगता है। प्रिंसिपल भी उनकी बात को सही मान लेते हैं बिना कुछ सोचे। देखो यही टैलेंट होता है, मेहनती होना काफी नहीं है, अपने काम को सही से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर इसमें मेरा ही उदाहरण आप फिट कर लो, जितना काम मैं कर रही हूँ घर पे, बहुत सारे लोग हैं घर में, तो बहुत ही सारे हैं जो इससे कई गुना काम करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे वैरायटी ऑफ काम बहुत ज्यादा कहना चाहिए हैं। इतने सारे काम मैं एक साथ कर रही हूँ, वो एक अलग चीज है। अगर घर मैनेज करने की बात हो, जो लिव लाइफ इजी का मेन कंटेंट है, मुझसे कई गुना ज्यादा लोग अच्छे से कर रहे हैं।
लेकिन उस काम को अगर उनसे कहो कि वो प्रेजेंट कर दे किसी के सामने या दिखा पाए कि किस तरीके से कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। तो आपका जो वो है ना, साथी जो लोग हैं बीच में जो छोड़ के चले जाते हैं, वो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ हो, लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे। तो या तो इतने गट्स रखो कि जब प्रेजेंटेशन हो ना तब भी आप आगे रहो, या फिर जब आप काम करो ना और वो बीच में छोड़ के चले गए तो उसे इतना परफेक्ट मत करो कि उस पर तारीफ हो, उसे नॉर्मल करो, है ना। बाकी बेस्ट वही है, काम बढ़िया करो, लेकिन आगे बढ़ के उसको प्रेजेंट भी करो। अपनी क्वालिटीज को क्यों दबाना। मान लो आपने बेकार काम करा, पूरे ग्रुप के चक्कर में डांट आपकी पड़ गई जबकि आप काम कर रहे थे, है ना। उससे बढ़िया ये है कि जो काम बीच में नहीं कर रहा ना, उसको कहीं ना कहीं वहां पे जाके पॉइंट आउट कर दो कि भैया ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, या ये जब मैं बना रही थी तो मैं ऐसा सोच रही थी, ये वाला काम जब मैं कर रही थी ना पहले मैंने सोचा ये करूं फिर ये करूं। इस तरीके से बोलो ना, ताकि पता लगे कि आपने ही किया है। जब वो कर ही नहीं रहे तो उन्हें क्या वो बोलेंगे उस टाइम पे। तो प्रेजेंटेशन की टेक्निक और कला सीखो भाई। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ एंड लाइक वेरी मच। मेरा भी प्रमोशन हुआ है लेक्चरर में, घर से बहुत दूर 150 किलोमीटर, रेगुलर अप डाउन नॉट पॉसिबल। बच्चे पास में रख के देखा पर घर से दूर बच्चे सेट नहीं हुए, अब उन्हें घर पर ही रखा है दादा दादी के पास, वो बहुत केयर से रखते हैं। पर मेरा अकेले का मन नहीं लगता, बच्चों की बहुत याद आती है। सास ससुर पियर भी पास पास है, मैं सबके बिना अकेली नहीं रह सकती। पति भी दूर जॉब करते हैं, सास ससुर बुजुर्ग हैं, बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, पर मुझे सबकी बहुत याद आती है, रोने में ही सारा दिन निकल जाता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता, प्लीज हेल्प मी। देखो, अपने मन को मजबूत बनाओ। जॉब कर रहे हो तो वो भी उन बच्चों के लिए कर रहे हो, और दूसरी चीज कि आप अगर आज अपनी जॉब छोड़ के उन सबके चक्कर में चले गए, है ना, तो जिंदगी भर आपको रिग्रेट रहेगा कि यार कर सकती थी, नहीं करा। रही बात ये कि आपको टेंशन या रोना तब आए जब आपके बच्चे आपकी वजह से सफर कर रहे हो, आपके पास नहीं रह रहे, तो उनका ढंग से केयर ना हो रहा हो। आप तो लकी हो, आपका सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। चिल करो, एंजॉय करो, और अपनी नौकरी में इतना बढ़िया परफॉर्म करके दिखाओ कि जस्टिफाई हो जाए आपका अपने परिवार से अलग रहना। नेक्स्ट, मैम मेरे हस्बैंड मम्मा बॉय हैं, सुबह ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद उनके पास बैठे रहते हैं, बस उन्हें और बहुओं की सेवा की बनते सुनाती रहती हैं। दिन भर मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करती, चाहे जितना काम करो, यहाँ तक कि पैसा भी हस्बैंड का वो उड़वाती रहती हैं। हस्बैंड को समझाओ तो वो उनसे ही कह देते हैं कि इसकी सोच गंदी है। मम्मी आप लोगों को पैसा नहीं खर्चा करने देती, बताओ मैं ऐसे इंसान को कैसे डील करूं जो कभी भी कोई बात उनके सामने कह के अपनी बीवी की ही बेइज्जती कर दे। एक तो ऐसे मम्माज बॉय हस्बैंड जो रहते हैं ना, देखो मैंने पहले भी कहा ये कोई बुराई नहीं होती। एक माँ अलग होती है, एक पत्नी अलग होती है, और जो फील आती है ना भाई, एक माँ ने एक छोटा सा बच्चा, आप अपने बेटे को सोच के देखो ना, पाला पोसा बड़ा करा, उस औरत की जगह आप नहीं ले सकते, आपको लेनी भी नहीं है, अपनी जगह बनानी है। पहली चीज ये तो, मम्माज बॉय हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक अच्छे पति नहीं बनेंगे। मम्माज बॉय हैं इसमें पॉजिटिव चीज है कि वो जानते हैं औरत की इज्जत कैसे होती है, आपकी भी करेंगे, पहली चीज। दूसरी, उनके ऊपर ये है कि मम्माज बॉय हस्बैंड अगर आपके हैं, कभी भी उनसे इतना खुल के सीक्रेट ऐसे शेयर मत करो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जिसको वो वहां जाके बोले। और क्योंकि जो बाहर पति के अलावा और लोग हैं वो आपके पति के लेवल के नहीं है, उनको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अपने पति को भी आपको ऐसी बातें तब तक नहीं बतानी है जब तक कि वो हर बात आपको पता है वहां जाके शेयर कर रहे हैं, ठीक है। पैसे वैसे कि आपको दिख रहा है मम्माज हस्बैंड है, उनसे गलती से ही मत कहो कि उन पे मत खर्च करो, निगेटिव ही जाएगा। अभी आप ये टारगेट रखो कि आपको अपने पति के मन में, दिमाग में एक अपनी जगह बनानी है, ताकि जितना प्यार वो अपनी माँ को, भाई बहन को करते हैं उतना ही आपको भी करने लगे। फिलहाल आपको उनके एंटी काम नहीं करना है, अपने हक में काम करना है। अपना ध्यान सारा वहां से हटा के यहाँ पे लेके आओ, तब आपका काम बनेगा। और डील करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि सीक्रेट ज्यादा उनसे शेयर मत करो। और रही बात कि आप सारा दिन काम करती हो फिर भी बुराइयां होती हैं, जितना काम करती हो उसका कम से कम 60% अपने हस्बैंड के सामने करके दो उन्हें, 40% पीछे करो बस। तो 40% के बारे में अगर वो झूठ भी बोल देंगी तो भी 60% आप उनके सामने कर रहे होंगे, उसको कैसे डिनाई करेंगे कि नहीं बेटा तेरे। जब तक आपके हस्बैंड घर में तभी तक उनके सामने मैक्सिमम काम करके दो अपनी सास ससुर का, ताकि जो काम कर रहे हो वो एटलीस्ट निगाहों में आए। नेक्स्ट, दी मेरे सास ससुर दोनों की मैंने 6 साल से बहुत सेवा करी,
खाना उनको हाथ में देती थी, सब काम जो वो कहते थे करती थी। उनको मेरे मैके जाने से प्रॉब्लम होती थी, कभी कभार ही जाती थी। जब मेरा बेबी हुआ तो ससुर ने शराब पीकर घर से निकलने की धमकी दी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी जॉब प्राइवेट है, घर उनका बनाया हुआ था। तब मैंने पहली बार उनसे कहा कि मेरा क्या कोई हक नहीं बनता इस घर पर। इतना सा कहने से ही उन्होंने फिर ऐसे उन्होंने सब जगह रिलेटिव्स में भी कह दिया ये बहुत खराब है, हमें खाना बनाकर नहीं देती थी, लड़ाई करती है। हस्बैंड भी कभी मेरा सपोर्ट करते हैं, कभी कहते हैं मेरे माँ पापा हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, तुम उनको माफ कर दो और भूल जाओ। बट दी उनका झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बार बार 6 साल से झूठ बोलते हैं। मेरी सास भी ऐसी ही है, उनको माँ पापा माना बट वो ऐसे निकले। प्लीज हेल्प दी, बताओ मैं क्या करूं। वही है, आपने माँ पापा मान लिया लेकिन उन्होंने आपको बेटी नहीं माना, एंड दैट्स इट। लकी हो कि 6 साल में ये सारी चीजें हो गई। क्या होता अगर यही 14-15 साल बाद आंख खोलती। ठीक है, दिक्कत अब ये जो होनी थी हो गई। तरीका ये है भैया, अपने हाथ पैर पैसे से मजबूत करो, ताकि एक बार जो कह सकता है इंसान वो दोबारा भी कहेगा। अगली बार जब कहें तो आपके पास हो कोई जगह जाने के लिए। नेक्स्ट, हाई दी, मैं अपनी बातों को पॉजिटिवली नहीं बता पाती। अगर कोई क्रिटिसाइज करे या कुछ बोले तो मैं हर्ट हो जाती हूँ और मेरा रिएक्शन दे देती हूँ। रिप्लाई दी, मैं अपनी बात कैसे रखूं। अपनी बात को ऐसा किया करो, अगर जरूरी ना हो तुरंत तभी कहना, पहले एक बार ना खुद ही बोल के देख लिया करो कि मुझे ये बात कहनी है तो कैसे। और एक सिंपल सा रूल है इसके लिए, देखो कोई भी चीज ना, अगर आपको किसी को निगेटिव नहीं बोलना लेकिन अपनी बात रखनी है बहुत तमीज में, कभी भी ना मैं से शुरू मत करो, आप से शुरू करो। मतलब तुम, मैं ये चाह रही हूँ, मुझे ये लगता है, ये सारी चीजें थोड़ी सी अलग जाती हैं। और आपको ऐसा लगा तो मुझे क्षमा करें, या आपके लिए ठीक है, या आप ऐसा कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक है लेकिन मुझे क्या लग रहा है, इस तरीके से अगर आप बात शुरू करो तो अपने आप थोड़ा सा जोन ठीक सा जाता है फिर सुनने वाले में। नेक्स्ट, हेलो दी, आप कैसे हो, आपको देखते ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। आप मुझे इतना बताओ कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, क्योंकि मुझे छोटी सी बात पर रोना आ जाता है। ये पिछली बार भी हुई थी, रोना कमजोरी नहीं है। रोना कमजोरी नहीं है, जस्ट अ फिजिकल वो कि हाँ ठीक है, हमारे इमोशंस जब हाई होते हैं हम रोते हैं, दुख में भी रोते हैं, खुशी में भी रोते हैं, गुस्से में भी रोते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बात कहनी है, नहीं कह पा रहे, बिना रोते 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 कहो, लेकिन कह दो। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, यूनिवर्सिटी स्कूल सब जगह से टॉप करती है, वाओ, प्राइज लेकर आती है। शी इज 20 ईयर्स नाउ। मुझे पता है कि वो चैट करती है एक लड़के से, वो हमारे नेबर का है, लेकिन अब वो लड़का किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है। इसने रो रो कर खाना पीना छोड़ा हुआ है। इस बात को 6 महीने हो गए पर बात को भूलती नहीं। आई एम वेरी मच टेंस्ड, क्या करूं, कैसे संभालूं उसे। उसको सिंपल ब्रेकअप के बारे में भाई बता दो। अगर वो वीडियो ये सुन रही हो तो सिंपल है कि बेटा आप खुद क्या हो, वो अपने आप में एक अलग चीज है। अगर तो वो लड़का आपके साथ रहता भी, नहीं भी होता दूसरे के साथ इन्वॉल्व, अगर वो आपके साथ रह भी लेता, मैं तो कहूँ शादी भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, तब भी वो एक अलग पर्सन है, आप एक अलग पर्सन हो। किसी भी दूसरे पर्सन को इतनी वैल्यू अगर हम दे रहे हैं कि वो हट गया हमारी लाइफ से तो हम खुद को ही खो बैठे, ये गलत है। ठीक है ना, छोड़ के गया है, दुख हो रहा है, ठीक है, हर रिश्ता जब टूटता है आत्मा पे घाव छोड़ के जाता है, दैट इज ओके, टेक योर टाइम। लेकिन आप मान के चलो कि उसके जाने से आप खत्म नहीं हुए, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। हमें ऐसा लगता है कि हमें सांस नहीं आ रही, हमारी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन एक्चुअली नहीं हुई है। आप अभी भी ब्रीद कर रहे हो, है ना। तो आपका सब कुछ चालू है, सिस्टम जैसा था वैसा ही है, सिर्फ यहाँ से फ्री होने की देर है। तो आपकी दुनिया उसके आने से पहले जो चल रही थी, अभी उसके जाने के बाद भी वैसी ही चलेगी। जिस दिन आप अपने आप को ये मान लोगे कि हाँ ठीक है, वो मेरी लाइफ का एक पार्ट था, वो मेरी लाइफ नहीं था। कोई किसी की लाइफ नहीं होता, कितना भी कह लो कि वो तो मेरी जिंदगी है, उसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। बहुत विरले किस्से होते होंगे कि जब वो गया तो हम भी नहीं जी पाए, एक्चुअली एक्चुअली हम जी रहे होते हैं, लेकिन क्या अपने आप को खो बैठे, पर्सनैलिटी खत्म कर ली अपनी। वो चीज है, सांस हमारी अब भी चल रही है लेकिन लाइफ चल रही है, इसका मतलब अभी आपका पर्पस ऑफ लाइफ पूरा होना बाकी है। किसी भी को ये हो, कोई और भी हो आगे, किसी को भी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि जब वो जाए तो आप खुद को ही भूल जाओ, बस उसी उसी को याद करते रहो। और जितनी जल्दी आप रिकवरी कर लोगे ना,
उतनी जल्दी आपका जो करियर ग्राफ ऊपर जाएगा, आप जो पर्सनैलिटी वाइज ग्रो करोगे, उससे बेटर आपको मिलने वाला है, ये लिख के ले लो। हेलो दी, मेरी जेठानी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, पर फिर मैं उनसे बात करे और उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। मेरा एक बेटा और बेटी है और उनको 2 सन है। वो दूसरों से बोलते हैं कि मैंने मेरे बेटे जो कि 3 साल की है उसके नाम की राखी नहीं भेजती, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं है राखी भेजने का। हस्बैंड चाहते हैं भेजूं, क्या बताएं? भेज दो यार, अपनी चीजें बच्चों में मत लाओ, भेज दो। नेक्स्ट। हाय दी, एक क्वेश्चन है मेरा। मैं अकेली हूँ, मेरी सास है बट वो पैर से खराब है तो कुछ काम नहीं करती। मैं 2 बेबी करने हैं, सेकंड बेबी सोचती हूँ कौन संभालेगा। 9 मंथ एंड डिलीवरी मेरी डाया है। वो सब बोलती है भाभी मैं सब कर दूंगी, घर हॉस्पिटल सब, बट हमेशा लेट आती है। ये डांट दो तो बात करना बंद कर देती है। मैं क्या करूं, कैसे होगा? एक बेबी है 5 साल की। देखो, हो तो सब जाएगा, आप एक्स्ट्रा चिंता कर रहे हो। जिनका कुछ नहीं होता ना, जिनका कोई करने वाला नहीं होता, बच्चे उनके भी होते हैं। तो अगर आपको सेकंड बेबी करना ही है तो जस्ट गो फॉर इट, हो जाएगा सब। नेक्स्ट। हेलो मैम, मेरी माँ को कैंसर है, वहाँ कोई काम वाली लगाई हूँ पर वो डेली नहीं आती, कोई काम करने वाली नहीं है। भाई है तो शादी भी नहीं हो रही है, घर का माहौल बहुत खराब है, मुझे बहुत टेंशन होती है, क्या करें? दूसरी काम वाली ढूंढ लो। हेलो मैम, मैं हाउस वाइफ हूँ, जब मुझे कहीं जाना हो तो काम जल्दी हो जाता है, जब मैं घर पर होती हूँ तो लेट होता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ। प्लीज बताना अगर कोई सोल्यूशन हो तो इसका। सोल्यूशन की जरूरत क्या है? जब आप घर पे हो, आराम से हो, कहीं जाना नहीं है, अगर थोड़ी बहुत लेट भी हो गया तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? अच्छी बात यह है ना, कहीं जाना हो तो टाइम से निपटा लेती हो, तो इट्स ओके। मेरी एक बेटी है, फाइनेंशियली ठीक है लाइफ, क्या मुझे दूसरा बच्चा लेना चाहिए, करियर में ध्यान देना चाहिए? प्लीज बताएं। देखो, अगर कर सकते हो अफोर्ड तो दूसरे बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो अकेला बच्चा होता है ना, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर सिबलिंग हो साथ में तो ठीक रहता है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि अकेले रह नहीं सकते। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप देखो, आपका मन है एंड गो फॉर इट। नेक्स्ट। मैम, आपका चैनल बहुत दिन से देख रही हूँ, मन में आया आपसे अपनी परेशानी शेयर करूँ। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, 1 साल हो गया, सफलता नहीं मिल रही, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहाँ गलती हो रहा है? प्लीज रिप्लाई करिए। देखो, इसमें सिंपल सी रील है एक, पर वो ऐसे मिलेगी नहीं। सिंपल सी एक बात है, कहूँ आपसे। यूट्यूब में मान लो आपका लिखा है व्लॉग डायरीज, एक मैंने विदेशी चैनल देखा था कभी स्टार्टिंग के टाइम पे, कि जब आप ब्लॉग बनाते हो, आप एक एक्सपेक्टेशन है आपकी कि लोग आपका घर में जो भी आप कर रहे हो देखेंगे, ठीक है? उसमें आया था कि आप खुद से पूछ के देखो कि दुनिया के किसी भी रैंडम कोने में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, उसको क्या इंटरेस्ट होगा कि दुनिया के किसी रैंडम कोने में कोई रैंडम सी महिला अपने नाश्ते में क्या बना रही है। नॉर्मल सी बात है ना, लॉजिक वाली। तो इसमें क्या है कि आपके कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको और लोगों से अलग बनाता हो। कुकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डेकोरेशन, मल्टीटास्किंग, हैक्स, कुछ भी ऐसा जो और लोगों की मदद करे और सब लोग नहीं कर रहे हैं, वो आप ही कर रहे हो। इस तरीके का जब कोई एक फैक्टर आपके ब्लॉग में होगा तो ब्लॉग चलेंगे। दूसरी चीज, जब यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करो तब पूरी तैयारी से करो। स्टार्टिंग के 8-10 वीडियो में से ही, शुरू के 1 मंथ में कहना, कोई ना कोई एक अच्छी परफॉर्म करने वाली वीडियो यूट्यूब खुद उठाता है। अगर आपका चैनल बिल्कुल नहीं उठा एक बार भी, दूसरा चैनल आप स्टार्ट कर लो और इन चीजों का ध्यान रखो। दूसरी चीज, जब आप शूट कर रहे हो ना, तो शूटिंग टेक्निक में ये ध्यान रखो कि भाई हम एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहे हैं, वो ही दिख रहा है ना। कई बार क्या हो रहा है, हम बर्तन मांज रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन बर्तन नहीं दिख रहे। पता लगा जी हमारी बैक ही बैक दिख रही है, हमारी साइड ही साइड दिख रही है, कोई कबाड़ सा वो आगे रखा हुआ है कैमरे के, हमारा ध्यान नहीं है। और चौथी चीज है आवाज। थोड़ी बहुत पिक्चर क्वालिटी अप डाउन हो चल जाती है, आवाज अच्छी होनी चाहिए वीडियो में। तो 4-5 चीजें ध्यान करके दोबारा से एक बार कोशिश करो। तो दुनिया के लोगों के चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब को पर्सनली आपसे वो है, या लोगों को पर्सनली आपसे वो है कि इसका चैनल नहीं देखना, उनकी फीड में आ ही नहीं रहा, और वो जाएगा एल्गोरिदम से। नेक्स्ट। हाय सुनीता जी, आप कैसे हो? मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का 10 साल का और लड़की 6 साल की। मेरा लड़का पढ़ाई में
बहुत लापरवाही करता है, स्कूल बैग भी साफ और सेट करके नहीं रखता। उसको देखकर बेटी भी वैसे करती है, बहुत परेशान हूँ देखती, गुस्सा आती है। स्कूल का काम भी आधा अधूरा करता है, टीचर शिकायत करती है। आप बताएं मैं क्या करूं? थोड़ा सा और ध्यान दो। बैग वो खुद नहीं लगा रहा तो ऐसा करो कि हफ्ते में 6 दिन में से 3 दिन आप लगाओ, 3 दिन उससे कह के लगवाओ। देखो 10 साल का बच्चा है, और ये जो आप बता रहे हो ना, ये 10 में से 8 बच्चों की, 9 बच्चों की प्रॉब्लम है। कोई एक आध होगा जो ढंग से कर लेता है ये चीज या सुन लेता है। तो ये सारी माओ की है। पहली बात तो आप अकेली नहीं हो, पहली चीज। दूसरी, जब हमें उनसे ना, एज अ पेरेंट हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम उनको बार बार बोलते रहें। और अगर वो हमारे कहने से नहीं कर रहे तो भैया उनके सिर पर बैठ के करवा लो वो काम, धीरे धीरे। जो मुझे लगता है, अभी मैं भी इसमें पूरी सक्सीड नहीं हुई हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि वो कहने से भी करेंगे ना, अगर बैठ के हमने जबरदस्ती भी उनसे करवाया, कहीं ना कहीं ड्रिलिंग हो रही है उनकी बॉडी में। और जिस दिन वो करने बैठेंगे अपने आप कि हाँ मुझे करना है, तब तो उन्हें परेशानी नहीं होगी, काफी हद तक उन्हें काम आ चुका होगा। दी नमस्ते। मेरी सास बच्चों को अपने फैमिली वालों के घर नहीं जाने देती, मीन्स अपने देवर जेठ में ना ही बच्चों को जाने देती है, अपने आप जाती है। हम जाते हैं तो रोकती है, हस्बैंड को बोलती है तो कहते हैं मेरी माँ है, इनकी माननी पड़ेगी। और दी एक ही घर में रहते हैं, बहुत ज्यादा पार्शियलिटी करती है, कैसे निकलूं इस प्रॉब्लम से? देखो, वो आपकी सास है और उनको पता है कि उनके देवर जेठ कैसे हैं आपसे ज्यादा, ठीक है? तो अगर वो ऐसे कह रही हैं तो सुन लो उनकी बात। और एक दूसरा रीजन वो होता है कि कई लोगों को ये लगता है कि मतलब एक इसका नेगेटिव भी वो है कि मैंने अपने देवर जेठों के साथ बुरा कर रखा है, इसलिए मैं उनको नहीं जाने दे रही बच्चों को वहां, कि वहां जाके उनको मेरी असली पोल पट्टी पता लगेगी। अगर ये रीजन भी है तो भी आपको वहां जाके अपनी सास के बारे में अगर कुछ निगेटिव भी पता लगेगा तो भी वो आपके परिवार के लिए अच्छा तो होने वाला है नहीं। तो अगर वो कह रही हैं कि नहीं जाओ तो मान लो, इट्स ओके। वैसे भी यहाँ कौन इतना वेला बैठा है रोज जाने के लिए? तीज त्योहार पे नमस्ते कर लो, दैट्स इट। कभी आपकी अपनी गृहस्थी हो या आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हो, उस टाइम पे अपना देख लेना कि हाँ भाई किससे रिलेशन रखना है किससे नहीं। नेक्स्ट। हेलो दी, वैसे तो आपको सुनने में मेरी परेशानी ऐसे ही लगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत परेशान करती हैं। हस्बैंड कोई बात नहीं मानते, मैं जब भी हर चीज उनको बता के पूछ के करती हूँ। मेरे हस्बैंड हाइजीन में ध्यान नहीं देते, नहा के गंदे कपड़े पहन लेते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना अच्छे से बात करते हैं ना पहनते हैं, एकदम कोई ढंग नहीं है। ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत सारी, मुझे बहुत गंदा लगता है, क्या करूं बताओ? बच्चों की तरह आप उनको कह सकते हो। दूसरी चीज, अगर नहा के वो गंदे कपड़े पहन लेता है तो जब वो नहाए उनके कपड़े पहले ही हटा के लॉन्ड्री बास्केट में डाल दो। जब मिलेंगे ही नहीं तो पहनेंगे क्या? फ्रेश कपड़े ही रखो उनके सामने, कहाँ कहाँ है धो दिए, है ना? और बाकी आप किसी को पूरा तो बदल नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है पति कैसा कर रखा है भैया, सीधे अगर कोई कह भी दे तो कह दो कि पति है, बच्चा तो है नहीं। कह ही तो सकती हूँ। वैसे तो बच्चों से भी कह ही सकते हैं, एक लिमिट तक ही उन्हें करवा सकते हैं काम। तो इतना ज्यादा प्रेशर मत लो इस चीज का। दी, मेरी सास ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरे खाने में कमी निकालना, मेरे पतली होने का ताना देना, मेरे खाने पीने को ही कितना खाती है, खुद दिन भर सोती है, बस रे बहू बेटों से बीमारी बताकर ताकत की चीज खाती है। मेरे दिल में बहुत बातें हैं, सास होने का नाटे मैं इनके जरूरी काम नहीं करती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? भैया सास का काम है ताने देना, वो ताने दे रही हैं। आपका काम है या तो आप उनकी सेवा कर लें, अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा आप बिल्कुल ना करें, तो भी आपको कोई फांसी नहीं लगने वाली। सिंपल सी बात है। तो अब आपका ये है कि जो भी वो ताने दे रही है, कुछ कह रही है, अगर आपका शरीर पतला है या आपको जितनी भूख है आप उतना खाना खाओ आराम से, थोड़ी सी मोटी चमड़ी कर लो। ससुराल में रह के अगर ताने सुनने की आदत ना पड़ी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट। सबका घर स्कूलिंग के पहले नहीं बन जाता, आपकी जॉब प्लॉट बहुत पहले की है, प्लॉट पहले का था, प्लॉट लेकर घर बनाना इतना आसान नहीं है, जिनकी जॉब शादी और बच्चे के बाद की है। मैंने एक सजेशन दिया था, किसी ने कहा था कि सही टाइम क्या है, तो मैंने कहा ये, लेकिन अगर नहीं बना तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सही टाइम निकल गया आप घर ही नहीं बनाएंगे। कुल मिला के जब आपके पास स्थिति हो तब देर मत करो, बना दो घर। नेक्स्ट। हेलो मैम, मैं एक सीएस प्रोफेशनल हूँ और साथ में मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं मोर देन 370 वीडियो डाल चुकी हूँ। सीएस प्रोफेशन रिलेटेड ही वीडियो डालती हूँ, लाइक स्टडी प्रैक्टिकल नॉलेज, बट चैनल पे व्यूज नहीं आते शायद क्योंकि कंसिस्टेंट वीडियो नहीं डाल पाती ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम।
थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है क्योंकि चैनल चल नहीं रहा। एक न्यू चैनल बना के ये सभी वीडियोस उस पर पोस्ट कर दूं या इसको भी बंद कर दूं। पुराना चैनल मोनेटाइज हुए 1 साल हो गया, पर $100 अभी पूरे नहीं हुए। ये चैनल शुरू किया था ताकि मेरी नॉलेज इस चैनल के बहाने ही और इनहेंस हो जाए। प्लीज गाइड। दोनों चीजें हैं आपके पास ऑप्शन। आपको पता है आप कंसिस्टेंट नहीं डाल पा रहे, इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपको एक्चुअली ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो इसका कोई वो नहीं, आप दूसरा भी बनाओगे इसे बंद करके, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो वो भी नहीं चलेगा। तो करना तो पड़ेगा टाइम निकाल के। नेक्स्ट, थैंक यू दीदी जी, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, कभी कमेंट नहीं किया क्योंकि सारे आंसर मिल जाते हैं ऐसे ही। मैरिज रिजेक्शन को मैं भी झेल रही हूँ, अब मन नहीं है, बस घर वालों के लिए रिश्ता देख लेती हूँ। देखते रहो, आपके लिए जो बेस्ट है वो आएगा। नेक्स्ट, हेलो दी कैसे हो आप? दीदी क्वेश्चन है, मेरी 2 सास हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं, बच्चों को लेके काम को लेके चिक चिक करती रहती हैं, दोनों का गुस्सा बहुत खराब है। ऊपर से मेरे बड़े ससुर की आदत खराब है बार बार मेरी तरफ देखने की। मैं किचन में खाना बना रही थी, गेट बंद करके मेरे ससुर जी चाय का कप रखने के बहाने आ गए। आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए दीदी? जब तक चाय का कप रख के सीधे जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ और करें तो विरोध करना दबा के। और दूसरी चीज, ये जो सासों का गुस्सा खराब है, तो भाई 2 ही तरीके होते हैं गुस्सा उतारने के, या तो उनसे ज्यादा गुस्सा एक आध बार हम करके दिखा दें, या हम इतने ढीठ बन जाएं कि अगला क्या कह रहा हम पे फर्क ही ना पड़े। इन दोनों तरीकों में से जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो उसको अप्लाई करना शुरू कर दो। नेक्स्ट, दी आखिर में हमारा ये घर बिक गया, कर्जे के चलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब मेरे हबी ने अपने माँ के कहने में अपने भाइयों को घर खरीद के दिया, इसी वजह से हुआ। इतना सब होने के बाद भी मेरी सास ससुर मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं रहना उनके साथ। जब घर ही नहीं रहा तो उनके साथ क्यों रहें? वो कभी भैया भाभी के साथ नहीं रहते, भैया भाभी भी नहीं पूछते उन लोगों को कभी, फिर भी उनको घर दिलवा दिया अपने घर बिकवा के। मेरे हबी भी समझ गए अभी इतना सब होने के बाद, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ना चाह रहे। कहते हैं भैया भाभी नहीं पूछते, प्लीज हेल्प मी, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत टॉक्सिक है सास ससुर। देखो अभी तक जो हो रहा था ना वो एक अलग चीज थी, अब आपके हस्बैंड को भी समझ में आ गया। मे भी उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो, नहीं तो आपकी तो हो ही गई। पहले जो एटीट्यूड था वो अब आपका रहेगा नहीं। बैंड बजाओ कि भैया घर तो बिकवा दिया आपने मेरा, भिगो भिगो के ताने मारो। जो मकान लेके बैठे हैं उन्हें भी, और जिन्होंने बिकवाया और आपकी छाती पे बैठे हैं उन्हें भी। और तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए कहने में मत छोड़ो और भगवान पे छोड़ दो, बनेगा दूसरा। गुस्सा आता है लेकिन ऐसे लोगों में बहुत तेज। मैम मेरा बेटा जो 2.5 साल का 2.25 साल का है, मुझे पकड़ कर सोता है रात में, मेरे साथ सोता है तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे के साथ जोड़कर गलत बातें बोलते हैं, साइको टाइप गाली तक दे देना। आपको मैं पहचान रही हूँ, क्रैक ही है आपके हस्बैंड, तो उनकी बातों पे ध्यान ना दो आप। मैंने पहले भी कहा था आप ना या तो इस शादी से निकल जाओ, बहुत ज्यादा दिक्कत है आपके साथ में, और या फिर बिल्कुल इतना वो हो जाओ कि भैया, क्योंकि पूरा का पूरा फैमिली ऐसा है ना, आपका सर्वाइवल वहां पे बहुत मुश्किल हो रखा है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा नाम मनीषा है, मैं 32 साल की हूँ, मैं DSSB KVS PART की तैयारी कर रही हूँ। मैंने DLED किया हुआ है, क्या मैं अब BA कर सकती हूँ? मुझे इतनी सारी डिग्री में से 1-2 का ही पता है, DLED का पता है, और BA का तो ऐसा है कि भाई कर तो कोई भी सकता है कभी भी। 1 साल में 2 डिग्री मना करते हैं कि वो अलाउड नहीं होती, लेकिन कभी भी कर सकते हैं BA तो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे 2 बेटे हैं, एक 3 का एक 9 मंथ का, एज 35। दोनों के साथ घर के सारे काम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, दोनों की बहुत परेशान करते हैं खाने पीने में खेलने में। हस्बैंड जब घर होते हैं तभी काम कर पाती हूँ, बट टफ लगता है, एंजाइटी रहती है, बहुत इरिटेट रहती हूँ, रोज सोचती हूँ सब ठीक से करूंगी पर नहीं हो पाता। ये टाइम है ऐसा बहन, 9 महीने का बच्चा है आपका, अभी शरीर भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ होगा, होश आपको मिला नहीं होगा। पहले बच्चे में फिर भी मिल जाता है, सेकंड में नहीं होता, दुर्गति सी होती है। तो उसमें ये है कि ये फेज है 1-1.25 साल, और उसके बाद चीजें हाथ में आने लगेंगी, इतना दिल छोटा मत करो। नेक्स्ट, प्लीज रिप्लाई इट, मेरे पिता की डेथ हो गई है, वो बोल गए कि थे कि माँ का जेवर हम चारों भाई बहन में बांट दिया जाए। लास्ट ईयर मेरे 3rd भाई की भी डेथ हो चुकी है, मेरे 2nd भाई ने गहने बताने से मना कर दिए,
सिखाया हम सभी भाई बहन माँ बाप को किया। एज ए बहन मैं तीनों भाइयों को बराबर बंटवाना चाहती हूँ, क्या करूं प्लीज रिप्लाई। अब इसमें एक भाई भी चला गया, 3 भाई बहन बचे हैं अब आपके, है ना। जो भाई गया है उसकी कोई परिवार हो तो भाई उसका हिस्सा आपको दिलवाना है। और वैसे दिलवाना वाला वही वाली बात है, लड़की जितना ज्यादा बोलेगी घर में उतना कलेश होगा, आगे के लिए भाई बहन के रिश्ते खराब होंगे। अगर मैं अपने उससे देखूं तो मैं तो शायद मना ही कर दूंगी कि भैया देख लो तुम आपस में। लेकिन ठीक है जो भी है, अगर तो वो चौथा जो आपका भाई एक खत्म हो गया, अगर उसका परिवार है तो 4 हिस्से जैसे थे वैसे ही होने चाहिए, है ना। तो अगर आप जब अब 3 बचे हो, 3 में से 2 भी इस सोच के होंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर 3 में से 2 इस सोच के हो गए कि हमें 3 हिस्से करने हैं, फिर आप अकेले पड़ जाओगे, फिर राड़ ज्यादा होगी। तो देख लो बात करके कि क्या होता है। तरीका तो सही है कि भाई बराबर बटे। नेक्स्ट, पता नहीं मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा। मेरे हस्बैंड का कानपुर के पास ट्रांसफर हो गया है, एक बेटी है, उसका एडमिशन देहरादून कराया है, अपने घर में एक पेट है और 2 पोर्शन रेंट पर दिया, पर अकेले रहूं या हस्बैंड के पास चली जाऊं। लड़की भी वीकेंड पर घर आए तो मैं क्या करूं, प्लीज सही सलाह दें। देखो अगर वहां पर आप जा सकते हो वैसे तो सही यही रहेगा, अकेले रहने के बजाय आप अपने हस्बैंड के पास जाके रहो। यहाँ पे जो रेंट में मतलब ये है कि बीच बीच में आप चक्कर लगा सकते हो, है ना। यहाँ अकेले रहने से क्या ही मिलेगा। नेक्स्ट, बीइंग अ टीचर एज अ हाइपर एक्टिव बच्चों को कैसे हैंडल करें। दी गुड इवनिंग, आपकी बातें मेरी लाइफ के लिए काफी करती हैं। बीइंग अ टीचर उनको बिजी रखना होता है, बहुत ज्यादा बिजी। उनको आप मॉनिटर वाले काम जितने ज्यादा दे सकते हो उतने दो, है ना। और अगर वो आक्रामक भी हैं, दूसरे बच्चों को मारते भी हैं, तो उनको अलग बैठाओ, उनकी चेयर डेस्क अलग ही डालो। क्योंकि आप उसको हर मिनट देखोगे तो क्लास मेंटेन नहीं कर पाओगे, उससे बढ़िया अलग बैठाओ उन्हें। और सबसे बड़ी चीज वही होती है कि उनको बिजी रखो। नेक्स्ट, मैम मेरा बेटा विटामिन B12 विटामिन D3 की कमी और लो एमएच है, मेरी उम्र 33 साल है, शादी को 3 साल हो गए, क्या मुझे IVF करवाना चाहिए या नहीं। मैं वर्किंग हूँ। इनका विटामिन ये है, पहले नॉर्मल के लिए ट्राई कर लो ना। वर्किंग ये तो IVF कराना है नहीं कराना ये तो डॉक्टर आपको सलाह देंगे। नॉर्मल के लिए पहले कर लो कोशिश, क्योंकि IVF में भी कौन सा 100% का चांस है कि गए और हो ही गया। पहले बाकी के ट्रीटमेंट नॉर्मल वाले करा लो, वो इतना आसान नहीं होता। नेक्स्ट, दी क्या आपकी डिलीवरी सी सेक्शन थी। यस। मंगलसूत्र कैसे खरीद सकते हैं ज़राकी पर, लिंक दे दूंगी, या यहाँ पर मिंत्रा में टैग्ड प्रोडक्ट में भी आएगा तो भी आप देख लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां भेज दूंगी लिंक, उससे मिल जाएगा। नेक्स्ट, दी हमारा घर छोटा था, गली के अंदर था, उसको सेल कर दिया। अब हस्बैंड घर देख रहे हैं, वो भी गली में पर थोड़ा बड़ा है और डुप्लेक्स है, 40 लाख। मैंने गली में नहीं लेने को बोला तो लड़ाई हो गई। वो कह रहे हैं वहां सेफ्टी ज्यादा है, तुम्हें हर चीज में कमी ही रहती है। भाई ये चीज जरूरी होती है, ये हम महिलाओं को जल्दी समझ में नहीं आता। हम अपने तरीके सोच रहे होते हैं, लेकिन हस्बैंड को यही दिख रहा होता है कि भाई मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा परिवार फिर ठीक रहेगा नहीं रहेगा, है ना। तो अगर सेफ्टी वाला सीन है तो कर लो एडजस्ट। आपने योगा क्लास कौन सा लिया है, 6 का या 12? 12 महीने वाला लिया है, कन्वीनियंट और सबसे सारी चीजें उसी में मिल रही थी। नेक्स्ट, मेरी प्रॉब्लम मेरी नंदों से है, वो जब भी मेरे घर आती हैं मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं, कहते हैं उनकी सेवा करो, उनके लिए अच्छी डिशेस बना के दो, और जब भी उनके ससुराल में लड़ाई होती है तो ये लड़ने चले जाते हैं, जबकि गलती पूरी मेरी नंदों की होती है। पूरे परिवार से कोई नहीं जाता, ना जेठ ना देवर, सब कहते हैं गलती तो हमारी बहनों की है, पर मेरे हस्बैंड चले जाते हैं उनकी बहनों के लिए लड़ने, और मैं कुछ कहूँ तो कहते हैं मैं अपनी बहनों के लिए जाऊंगा और लड़ूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो नहीं। प्लीज मैम इसका रिप्लाई जरूर करना। उनसे यही बोलो कि ठीक है आप अपना बीइंग अ भाई अपनी बहनों का गलत होने पे ही बाहर वालों के सामने साथ दे रहे हो, ठीक है, लेकिन घर आके एक बार उन्हें भी तो समझाया करो, आप कब तक जाते रहोगे बस। नेक्स्ट, देर मेरी दिल लास्ट ईयर ना राखी पर मेरे घर आई, डॉटर इन लॉ का क्या है पता नहीं, ना भैया दूज पर मेरे हस्बैंड को रिलेटिव्स के घर बुलाकर राखी टीका कर दिया। मैंने शाम तक वेट किया, मेरे 2 बेटे हैं और बुआ का राखी टीका भी होता है, पर वो आई नहीं। अब फिर राखी आ रही है, मेरा मन नहीं है उनके लिए रुकने का, क्या करूं। उनकी वजह से मैं हमेशा अपने त्योहार होल्ड कर देती हूँ, प्लीज दी कुछ सजेस्ट करो।
एक बार फोन कर लो और जिस टाइम वो आ रही है उससे पहले अपना टीका वगैरह कर आओ। अपनी तरफ से कोई लूज पॉइंट मत छोड़ो, कहने का मतलब ये। एक क्वेश्चन और, मेरे भाई की 1 मंथ पहले शादी हुई है, भाभी के जीजा ने फोन पर कुछ गलत बोला और भाई ने सुन लिया। वो कह रहा है कि राखी पर रुकने के लिए नहीं भेजूंगा, ले जाऊंगा ले आऊंगा, और भाभी कह रही है रुकने का। मैं इसमें क्या बोलूं? भाभी बार बार बोल रही है मुझे बोलने को। सीधे बोल दो कि भैया तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, जब वो ऐसा तुम्हारे जीजा ने बोला है तो वो एज अ पति वो क्या करेगा? ठीक है ना? जब आपके जीजा घर पे नहीं होंगे तब वो शायद छोड़ देगा, लेकिन इस टाइम पे मेरा भाई ठीक है तो मैं उसे नहीं बोल सकती। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे हस्बैंड ने अपनी गलती मानकर माफी मांगी है, रो रो कर कसमें खाकर बोला है, पर मुझे ये सब भुलाया नहीं जा रहा। मैं अब उनके साथ कैसे नॉर्मल रहूं, जैसे रहूं या काम बात करूं? बाहर मुझे उनकी चीटिंग याद आती है और घुटन होती है। भैया ये चीजें टाइम लेती हैं। अगर हस्बैंड चीटिंग कर रहा हो बाद में माफी मांग भी ले, टाइम लेती हैं। लेकिन अगर आप करते रहोगे रहते रहोगे, कहना चाहिए वो एक बार टूटने पे रही मन धागा प्रेम का वो दुआ है ना, मत तोड़ो चटकाए टूटे जोड़े से, फिर ना जुड़े जुड़े वो गांठ पड़ जाए। तो वो चीज आ जाती है रिश्तों में कि आप पहले जैसे तो आप कभी नहीं हो पाओगे, लेकिन हाँ, जितना ज्यादा टाइम आप नॉर्मल होने में लोगे ना, चांसेस यही है कि आपके हस्बैंड दोबारा वो गलती उतने ही कम करेंगे। तुरंत सही हो गए तो उनको लगेगा वाह ये तो मान गया आराम से, मे भी दोबारा कुछ कर दे। नेक्स्ट, हाय दी, अपना मेकअप कलेक्शन शेयर करिए प्लीज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के साथ। मैं इस वाले वीडियो में ही मेकअप जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ उनका कलेक्शन का लिंक शेयर कर दूंगी। और बाकी आपको मेकअप वीडियोस अगर देखने हो तो फिलहाल का तो रिसेंट कोई नहीं है, लेकिन जस्टिफाई योर ब्लेसिंग जो सुनीता वाले चैनल पे सजने संवरने की बात होती है तो वहां पर आपको मेरे मेकअप ट्यूटोरियल 4-5 मिल जाएंगे। ठीक, उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इसमें। उस पे आजकल हॉल वीडियोस आ रही हैं क्योंकि रक्षाबंधन और फेस्टिव सीजन है, तो कुछ अपने लिए या बेटियों के लिए कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह देखनी हो तो वहां पे देख लेना। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाकी ये वाली साड़ी जो मैंने पहनी है और ये मैंने कैसे बनाया है, इसका मैं जल्दी वीडियो शूट करके अभी शाम तक ही जस्टिफाई वाले चैनल पर ही डालूंगी, जिसका पिन कमेंट आपको मिलेगा तो वहां पर आप देख लेना। मुझे बड़ी खुशी है, ये बना लिया मैंने। इंटरेस्टिंग सा देखा था हैक, लेकिन ट्राई नहीं किया था, आज किया एंड इट्स गोइंग परफेक्ट। देखो कितनी सुंदर लग रही है साड़ी, दिखाऊं? देखो, अब ये साड़ी ऐसी है ना, इसको अगर प्लेट बना के हम वैसे पहनते तो ये सारे कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। फ्री पल्ले में ऊपर ये व्हाइट कलर आ रहा था, तो आई थॉट कि ऐसा कुछ करते हैं, इट्स गोन परफेक्ट। तो ये कैसे बनाया है ये देखना हो तो चैनल पे आ जाना जस्टिफाई वाले पे। फिलहाल यहाँ के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे सॉर्टेड ऑलवेज।